नमस्कार, मैं हूं कपिल दुबे और केडी क्लासेस की भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने पृथ्वी के इतिहास को समझा था और उस क्लास में हमने पृथ्वी के इतिहास और मानव की उत्पत्ति के अंतर संबंध को समझने का प्रयास किया था। आज की इस क्लास में हम मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि प्राइमेट्स के किस कुल से मानव का विकास हुआ, कैसे कैसे मानव के विकास की श्रृंखला जो थी वो आगे बढ़ी, मानव का जो विकास था वो किन किन चरणों से होकर गुजरा, किस चरण में मानव ने कौन कौन सी विशेषताओं को ग्रहण किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम मानव की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे और इस तरफ हम मानव के विकास का अध्ययन करेंगे। तो जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने बताया था कि जो मानव की उत्पत्ति है, तो मानव की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? तृतीयक युग में हुई थी और तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प या शक में हुई थी। तो ये फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आपको फिर से बता दिया है। तो हमने देखा कि जो मानव की उत्पत्ति है वो तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में या शक में हुई है। अब यहाँ पर हम समझेंगे मानव के विकास को। तो हमने बोला कि जो मानव का विकास है वो प्राइमेट्स के द्वारा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइमेट्स को समझते हैं। तो अगर हम प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स को स्तनधारियों का समूह कहा गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले वानर, वानर के बाद लंगूर, लंगूर के बाद गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद चिंपांजी, चिंपांजी के बाद ओरंगटाइन और ओरंगटाइन के बाद छछूंदर। ठीक है, तो प्राइमेट्स की हमने बात करी। वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटाइन और छछूंदर, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? प्राइमेट्स। और ये जो समूह है इसे स्तनधारियों का समूह कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राइमेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और शामिल किया गया है? तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आता है? वानर आता है, लंगूर आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपांजी आता है, ओरंगटाइन आता है और छछूंदर आता है। अब प्राइमेट्स के किस वर्ग से मानव का विकास हुआ? तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने लिखा है वानर। वानर को ही कपी कहा जाता है और कपी या वानर से मानव का विकास हुआ। तो प्राइमेट्स के वानर वर्ग से किसका विकास हुआ? मानव का विकास हुआ। और जो सबसे प्राचीनतम मानव है उसका नाम है रामापिथिकस। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइमेट्स के वानर वर्ग से जो मानव का विकास हुआ उसका नाम क्या था? रामापिथिकस। ये सबसे प्राचीनतम मानव है। ठीक है, अब यहाँ से मानव विकास की श्रृंखला की जो होती है वो शुरुआत मानी जाती है। अब रामापिथिकस के बारे में हम समझ लेते हैं। तो रामापिथिकस की अगर हम बात करें तो ये आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय जंगल हैं वहाँ पर ये रहता था। हालांकि इसके अलावा जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ियों में भी इसके कुछ अवशेष मिले हैं और 1930 में रिचर्ड लेवी महोदय जी ने इसकी खोज भी करी।
लेकिन हम यहाँ पर देखें तो इसका जो समय काल है वो कब माना गया, 2 करोड़ वर्ष पूर्व का माना गया है। और इसकी जो हाइट होती थी वो 3 से 4 फीट ही होती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी हाइट जो शुरुआत में मनुष्य हुआ उसकी हाइट कितनी थी, 3 से 4 फीट। कब था, 2 करोड़ वर्ष पूर्व था। कहाँ पर था, साउथ अफ्रीका के कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय जंगलों में। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप उसको माना गया है। तो यहाँ पर हमने बात करी मानव विकास की कि जो मानव का विकास है वो प्राइमेट से हुआ, और प्राइमेट्स को स्तनधारियों का समूह कहा जाता है। प्राइमेट्स के अंतर्गत वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटाइन और छछूंदर को शामिल किया गया है। अब प्राइमेट्स के वानर वर्ग से मानव का विकास हुआ। रामापिथेकस जो है वो सबसे प्राचीनतम मानव माना गया है, जिसका विकास आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व कहाँ पर हुआ, साउथ अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में हुआ। और इसकी जो हाइट होती थी वो 3 से 4 फीट होती थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रामापिथेकस था ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता था साउथ अफ्रीका से। यहाँ से इसकी 2 शाखाओं का उदय हुआ। अब इसको हम देखते हैं तो इसकी कितनी शाखाएं हो गई, 2 शाखाएं। एक जो थे वो जंगलों में ही रहे, एक शाखा के जो व्यक्ति थे वो कहाँ पर रहे, वो जंगलों में ही रहे। और ये कपी के आगे अपना विकास नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें महाकपी वर्ग कहा गया। तो इसलिए जो वर्ग था जो जंगल में ही रुक गया उसे क्या बोला गया, महाकपी वर्ग बोला गया। अब जो दूसरी शाखा थी वो जंगलों से बाहर निकलकर कहाँ आ गई, मैदानी भागों में आ गई। और जब ये मैदानी भागों में आए और इनका विकास हुआ और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए, तो इन्हें क्या कहा गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे मानव का आदि पूर्वज माना गया है। तो ये आपको याद रखना, प्रश्न आता है कि मानव का आदि पूर्वज किसको कहा गया है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा गया है। तो हमने समझा कि जो रामापिथेकस था वो 2 शाखाओं में बट गया, और जब वो 2 शाखाओं में बट गया तो एक शाखा जो थी वो जंगलों में ही रह गई और कपी वर्ग से आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए इन्हें कहा गया महाकपी वर्ग। दूसरी शाखा थी वो जंगलों से निकलकर कहाँ गई, मैदानी भागों में, इनका विकास हुआ और ये कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा गया है। अब मानव का आदि पूर्वज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से मानव विकास की जो श्रृंखला है उसमें एक निरंतरता पाई गई है। साथ ही साथ यहीं से मानव के विकास की क्या होती है, शुरुआत भी होती है। अब जब ये मैदानी भागों में आए तो इनके सामने नई नई चुनौतियाँ थी और इन नई चुनौतियों के अनुरूप इन्होंने अपने आप को ढालना शुरू किया। ये सीधे चलना शुरू करते हैं, हाथों का खुलकर प्रयोग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अभी हम देखेंगे आगे। फिर हथियारों का प्रयोग करेंगे, औजारों का प्रयोग करेंगे, आग का प्रयोग करेंगे। तो इन लोगों ने अपने आप को मैदानी भागों के अनुरूप ढाल लिया और इस तरीके से किसका विकास हुआ, मानव का विकास हुआ। तो चलिए अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और यहाँ से हम मानव विकास की जो श्रृंखला है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक पूरी श्रृंखला बना के देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो दूसरा था उसका नाम है होमो हैबिलस। तो इसके बाद जो विकास की श्रृंखला में आए उनका नाम क्या पड़ा, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बाद जो हम तीसरा देखते हैं इसे बोला जाता है हिडलबर्ग। ठीक, हिडलबर्ग के बाद होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस के बाद क्रोमैग्नन और क्रोमैग्नन के बाद जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस।
इसका विकास हुआ। तो ये मानव विकास की एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्राचीनतम मनुष्य है वो कौन है, रामापिथेकस। अब उसके बाद विकास हुआ और क्या कहलाए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद हेडलबर्ग, फिर होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नन और होमो सेपियंस। जो हम लोग हैं आधुनिक मानव वो क्या है, होमो सेपियंस है। तो ये जो मानव विकास की श्रृंखला है इसमें जो निरंतरता है वो कब से मिली है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मनुष्य का आदि पूर्वज माना गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मनुष्य का क्या माना गया है, आदि पूर्वज माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो मानव विकास की जो श्रृंखला है इस श्रृंखला में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है, निरंतरता देखने को मिलती है, इसमें निरंतरता पाई गई है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो मानव का आदि पूर्वज है क्योंकि यहाँ से मानव विकास की श्रृंखला में निरंतरता पाई गई है। अब अगर हम इसकी बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर हम देखें तो ये कहाँ पर पाया गया, तो ये साउथ अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र है और वहाँ पर एक टोंग नामक स्थान है। तो टोंग नामक स्थान पर अगर हम देखें तो यहाँ पर चूने की खदान है और चूने की खदान में इसकी खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो चूने की खदान में इसकी क्या प्राप्त हुई थी, खोपड़ी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र है वहाँ पर एक टोंग नामक स्थान या गांव है, वहाँ पर चूने की खदान में इसकी खोपड़ी जो थी वो प्राप्त हुई थी और इसकी खोज जो है 1924 में, इसकी खोज 1924 में रेमंड डार्ट के द्वारा की गई थी। तो इसकी जो खोज है वो 1924 में रेमंड डार्ट के द्वारा की गई थी। अब ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसे मानव का आदि पूर्वज कहा गया क्योंकि यहाँ से मानव विकास की श्रृंखला में एक निरंतरता देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसकी जो खोज है वो साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर हुई है, वो भी किसमें, चूने की खदान में इसकी एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी और इसकी खोज 1924 में रेमंड डार्ट के द्वारा की गई। अब उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा आ जाएगा, होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस की हम बात करते हैं। तो होमो हैबिलस की अगर हम बात करें तो होमो हैबिलस जो था इसका विकास किसके बाद हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी मानव की जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी नहीं हुई थी और मनुष्य रीढ़ की हड्डी के बल पर खड़ा नहीं हो सकता था, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए वो अपने हाथों को जमीन पर टिकाकर चलता था, यानी वो जानवरों के समान चलता था। अब जब हाथ जमीन पर रखकर चलेंगे तो ये ज़्यादा तेज नहीं भाग पाएंगे, तो इस समय का जो मानव था वो ज़्यादा तेज नहीं भाग पाता था, जानवरों के समान रहता था। और इन्होंने अपने हाथ का प्रयोग तो किया लेकिन व्यापक स्तर पर ये अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई थी, जो मानव था वो जमीन पर हाथ टिकाकर चलता था, जानवरों के समान ज़्यादा तेज नहीं भाग पाता था, इसलिए हाथ का व्यापक स्तर पर प्रयोग नहीं कर पाया। फिर भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर पहली बार मानव ने हाथ का प्रयोग किया। ठीक, तो मानव ने किसका प्रयोग किया, हाथ का, और साथ ही साथ पहली बार औजारों का प्रयोग किया। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं होमो हैबिलस में।
ठीक है। तो पहली बार किसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है? पहली बार औजारों का। तो ये जो अपनी सुरक्षा के लिए जो पत्थर वत्थर होते थे उनका प्रयोग इसने किसके रूप में किया? औजारों के रूप में। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मानव विकास की श्रृंखला की जो होती है एक आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा जो है कौन सा है? हिडलबर्ग। अगर हम हिडलबर्ग की बात करें तो हिडलबर्ग को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई विशेषताएं नहीं। ये यूरोप में विकसित हुआ। इसका विकास कहाँ पर हुआ है? यूरोप में इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, तो तीन हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस और हिडलबर्ग। अब होमो इरेक्टस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा हमारा जो आ गया वो कौन सा आ गया? होमो हैबिलस। ठीक, अब ये सीक्वेंस यहाँ पे सीधा हो जाएगा, होमो हैबिलस। अब होमो हैबिलस के बाद हमने क्या देखा था? हिडलबर्ग देखा था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? हिडलबर्ग। और हिडलबर्ग के बाद जो हमारा नेक्स्ट आया उसका नाम है होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस मानव को दो भागों में बांटा गया है। एक है जावा मानव और दूसरा है पीकिंग मानव। अब पीकिंग जो है इसे बीजिंग कहा जाता है। अभी हम इसको समझेंगे कि क्यों इसे बीजिंग बोला जाता है। तो होमो इरेक्टस जो है ये कौन सा मानव है? इसे दो भागों में बांटा है, जावा मानव और पीकिंग मानव। अब हम होमो इरेक्टस में देखें तो एक शब्द हमें देखने को मिल रहा है इरेक्टस, और इरेक्टस का मतलब होता है सीधा चलना। तो यहाँ तक आते आते यहाँ हमने देखा था कि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, वो जमीन पर हाथों को रखकर चलता है। और होमो इरेक्टस में अब उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी हो जाती है, और जब उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है तो उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और यहाँ से मानव जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के सहारे चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाए कि वह कौन सा मानव है जो सीधा चलना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले कौन सा आंसर आएगा आपका? जावा मानव। तो जावा मानव पहला मानव है जिसने रीढ़ की हड्डी के सहारे चलना शुरू किया, या जो सीधे चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नाम जावा क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो विकास है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के टिनिल ग्राम में हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के टिनिल ग्राम में इनका विकास हुआ और इस कारण इनका नाम क्या पड़ा? जावा मानव। अब जो जावा मानव है इसकी एक और खासियत हम यहाँ पर देखें तो ये नरभक्षी मानव था। अब आप सभी नरभक्षी का मतलब समझते होंगे। नरभक्षी मानव यानी कि जानवरों के साथ साथ नर का भी यानी मनुष्यों का भी भक्षण करने वाला। एक और पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कपी वर्ग में ही शामिल किया गया है, यानी कहीं ना कहीं इनमें कपियों के जो लक्षण है वो प्रतिलक्षित दिखाई देते हैं। तो ये कपी वर्ग का था। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसने पहली बार किसका प्रयोग किया? आग का प्रयोग किया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि किस मानव ने पहली बार आग का प्रयोग किया, तो वो कौन सा मानव था? जावा मानव था। ठीक है, तो अब ये याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमने जावा मानव की बात करी, तो जावा मानव, इसका नाम जावा क्यों पड़ा? क्योंकि इंडोनेशिया के जावा द्वीप के टिनिल ग्राम में इसका विकास हुआ, वहाँ पर इसके अवशेष मिले। साथ ही नरभक्षी था और कपी वर्ग में ही इसे शामिल किया गया। इसने पहली बार किसका प्रयोग किया? आग का प्रयोग किया। अब इससे क्या बोला जाता है? इससे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पिथिकैंथ्रोपस
एरेक्टस के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पिथिकेंथ्रोपस एरेक्टस अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी बात चल रही है, जावा मानव की। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पीकिंग मानव। तो जिस तरीके से हमने किसका अध्ययन किया, जावा मानव का, उसी प्रक्रिया में हम किसका अध्ययन करेंगे, पीकिंग मानव का। तो जो पीकिंग मानव है इसके 40 अवशेष या अस्थि पंजर या कंकाल अगर हम बोलें तो अस्थि पंजर जो थे वो चीन के बीजिंग से प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए, इसके 40 अवशेष या अस्थि पंजर या कंकाल चीन के बीजिंग से प्राप्त हुए। और बीजिंग को इस समय क्या बोला जाता था, पीकिंग बोला जाता था। और इस आधार पर इसका जो नाम है वो क्या पड़ा है, पीकिंग मानव पड़ा है। अब इसकी समानता देख लेते हैं जावा मानव से। तो ये जावा मानव की तरह ही क्या था, नरभक्षी था। साथ ही साथ इससे कपी वर्ग में ही शामिल किया गया है, यानी यहाँ तक आते आते भी ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, इनमें भी कपियों के लक्षण पाए गए। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी कि अब ये सीधा खड़ा हो गया था तो यहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ और इसने हाथों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। तो अब इसने हाथों का जब व्यापक स्तर पर प्रयोग किया तो सीधी सीधी सी बात है, ये अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाएगा, औजार बनाएगा। और औजारों का इसने क्या किया है, खुलकर प्रयोग किया है। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो हाथों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है और औजारों का भी व्यापक स्तर पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा मानव था वो कौन सा कंप्लीट हो गया, होमो इरेक्टस। ठीक है, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो इसे दो भागों में माना गया। बहुत सारी किताबों में खाली होमो इरेक्टस लिख के छोड़ देते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है होमो इरेक्टस को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, जावा मानव और पीकिंग मानव। अब जावा मानव की बात करें तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के टिनिल ग्राम में इसका विकास हुआ। नरभक्षी था, कपी वर्ग का था। पहली बार इसने आग का प्रयोग किया और इसे पिथिकेंथ्रोपस कहा जाता है। पीकिंग मानव की बात करें तो इसके 40 अवशेष या अस्थि पंजर चीनिंग के बीजिंग में प्राप्त हुए और बीजिंग को उस समय क्या बोलते थे, पीकिंग। इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, पीकिंग मानव। अब जावा मानव की तरह ये नरभक्षी था, कपी वर्ग से संबंधित था। अब रीढ़ की हड्डी ज़्यादा सीधी हो जाने से यहाँ से ज़्यादा जो विकास है वो किस में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है पीकिंग मानव में। और पीकिंग मानव की अगर हम बात करें, इसने हाथों का खुलकर प्रयोग किया और औजारों का व्यापक स्तर पर प्रयोग देखने को मिला। अब इसका एक और नाम है वो हम देख लेते हैं। इसे बोला जाता है सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, जैसे यहां पर हमने देखा था पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस और इसे क्या बोला जाता है, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। अब होमो इरेक्टस के बाद जो हमारा मानव होगा वो कौन सी श्रृंखला में पहुंच जाएगा, वो इसके बाद जो श्रृंखला हम आगे बढ़ेंगे उसमें आ जाएगा निएंडरथल मानव। तो हम निएंडरथल मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं निएंडरथल। ठीक है, तो निएंडरथल की अगर हम बात करें तो इसका नाम निएंडरथल क्यों पड़ा, यहां पर देखते हैं। तो इसका जो विकास है वो जर्मनी की निएंडर नदी घाटी के आसपास की गुफाओं में माना गया है। तो ये आसपास उनकी गुफाओं में क्या करता था, रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें निएंडरथल मानव जो है वो जर्मनी की निएंडर नदी घाटी के आसपास की गुफाओं में रहता था। अब वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट ये है, अब इससे सांस्कृतिक
विकास का सूचक माना गया है। तो जो मानव का सांस्कृतिक विकास हुआ है वो किससे माना गया? निएंडरथल मानव से माना गया है। क्यों माना गया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्ग विभाजन था, साथ ही साथ श्रम विभाजन था, इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं? तो इन लोगों ने, हमने देखा कि ये किस में रहता था? गुफाओं में रहता था। अब गुफाएं कितने प्रकार की मिली? 2 प्रकार की। एक तरफ बड़ी बड़ी गुफाएं मिली और उन गुफाओं के पास क्या मिले? आवास। तो एक तरफ बहुत ही अच्छे आवास मिले और एक तरफ कैसे आवास मिले? छोटे आवास मिले। एक तरफ बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए आवास मिले और एक तरफ छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए आवास मिले। एक तरफ अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानों के बीच में आवास बनाए गए और एक तरफ कमजोर चट्टानों के बीच में आवास बनाए गए। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ग विभाजन था। अब नेक्स्ट है कौन सा? श्रम विभाजन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि महिलाएं जो थीं वो घरों में रहा करती थीं और जो पुरुष होते थे वो बाहर जाकर काम किया करते थे। तो वर्ग विभाजन और श्रम विभाजन के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है जिससे सांस्कृतिक विकास का सूचक माना गया है इस मानव को, वो ये है कि इसमें दफनाने की परंपरा थी। तो इस मानव में कौन सी परंपरा थी? दफनाने की परंपरा थी। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसे क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। और साथ ही साथ उसके जो प्यारे वस्त्र होते थे, या प्यारे वस्त्र बोल दिया सॉरी, उसकी जो प्यारी चीज़ें होती थी उनको उसके साथ रख दिया जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोग आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। तो ये लोग किसकी अमरता में विश्वास रखते थे? आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखें, गुफाओं में बड़े बड़े अक्षर मिले, मतलब इन्हें अक्षरों का क्या था? ज्ञान था। तो इन्हें अक्षरों का भी ज्ञान था। अब साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इन लोगों ने आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है। तो इन लोगों ने आग का जो है वो व्यापक स्तर पर क्या किया है? प्रयोग किया है। अब इनकी जो गुफाएं हैं उनमें बहुत सारे जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली हैं, साथ ही साथ मांस पकाने के भी पर्याप्त यहाँ पर प्रमाण या अवशेष प्राप्त हुए। और इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने आग का जो है वो खुलकर प्रयोग किया है, व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। तो ये हमने किसकी बात कर ली? निएंडरथल मानव की। तो निएंडरथल मानव जो था वो जर्मनी की निएंडर नदी घाटी के आसपास की गुफाओं में रहता था। यहाँ पर इस मानव को सांस्कृतिक विकास का सूचक माना गया। वर्ग विभाजन और श्रम विभाजन के प्रमाण मिलते हैं। दफनाने की परंपरा होती थी, आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे, अक्षरों का ज्ञान था और आग का इन्होंने व्यापक स्तर पर क्या किया? प्रयोग किया है। अब निएंडरथल मानव के बाद जो हमारा आया वो कौन सा आ गया? क्रो-मैग्नन। और क्रो-मैग्नन के बाद कौन सा आ जाएगा? होमो सेपियंस। तो अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो होमो सेपियंस जो है ये कौन सा मानव है? आधुनिक मानव, यानी कि ये हम लोग हैं। और आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो कौन थे? वो क्रो-मैग्नन थे। तो आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? क्रो-मैग्नन था। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो आज के मनुष्य से अधिक थी। तो इनकी मस्तिष्क क्षमता कैसी थी? अधिक थी। इनका IQ लेवल हमसे ज़्यादा था। तो होमो सेपियंस जो है वो आधुनिक मानव है और इसका जो विकास हुआ है वो उच्च पुरापाषाण काल के दौरान हुआ है। तो कौन से काल के दौरान हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल के दौरान हुआ है। तो जब होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव था, अब इसका जो विकास है वो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व माना गया और उस समय भारत में उच्च पुरापाषाण काल चल रहा था। तो ये जो मानव विकास की श्रृंखला है ये हमने एक
पृष्ठभूमि तैयार करिए किसको पढ़ने की, पाषाण काल को पढ़ने की। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें से फैक्चुअल प्रश्न जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनको केवल दिमाग में समझ लेना है कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ। और उसके बाद हम अब जो हमारा प्राचीन भारत का पहला चैप्टर है पाषाण काल, उसकी शुरुआत करेंगे। तो इसमें कुछ फैक्चुअल या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो तृतीय युग के प्लायोसीन काल में। प्राइमेट्स के किस वर्ग से हुई, तो कपी। सबसे प्राचीनतम मानव कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम मानव रामापिथिकस है। अब रामापिथिकस से जो मनुष्य का आदि पूर्वज है वो किसको माना गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को माना गया है। पहली बार आग का प्रयोग किसने किया, तो वो भी कौन आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। हाथों का खुलकर प्रयोग किसने किया, तो कौन आएगा, होमो इरेक्टस में पीकिंग मानव आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो निएंडरथल मानव को सांस्कृतिक विकास का सूचक माना जाता है। आधुनिक मानव का पूर्वज किसको कहा जाता है, क्रो-मैग्नन को। इनकी मस्तिष्क क्षमता हमसे अधिक थी। जो हम वर्तमान में अभी ये मानव श्रृंखला चल रही है वो कौन सी मानव, होमो सेपियंस। और हम अब अध्ययन करेंगे यहाँ से जो हमारा प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।